हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर्स में ट्राइगोनोमेट्री के हमने ट्राइगोनोमेट्री के बारे में देखा और कुछ एक फॉर्मूले भी उसके पता किया कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर डिपेंड करते हैं तो किस तरीके से एक दूसरे के साथ वो कोरिलेट करते हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है ना। अभी एक काम करते हैं, इसमें हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी डिवाइड कर देते हैं और इसको भी डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर से। मैंने शॉर्ट में हाइपोटेनस को h लिख दिया है। तो देखिए ये क्या मिल जाएगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। एंड यहाँ हाइपोटेनस से हाइपोटेनस हट गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? इसको हम साइन थीटा बोलते थे। भाई साइन थीटा के बारे में क्या बताया था? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोलते थे? साइन थीटा। एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते थे? कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलिए अब यहाँ एक और चीज सीख लेते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर है, नॉर्मल ट्राइगोनोमेट्री में इसको साइन स्क्वायर थीटा बोला जाता है। साइन स्क्वायर थीटा, वैसे कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का सम कितना मिला? 1। चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, 0, 30, 40, 70, 90, 85, 82, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, दोनों के स्क्वायर्स का सम हमेशा कितना होता है? 1। एक चीज याद रखेंगे, यहां साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि साइन थीटा स्क्वायर लिखा, ये गलत है। यहां केवल थीटा स्क्वायर है, केवल एंगल का स्क्वायर है। यहां पूरे रेशियो का स्क्वायर है। साइन थीटा जो एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका स्क्वायर है। तो ये आपकी पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद अब दूसरी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखते हैं। फिर से लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। क्या होता था? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। पहले हमने हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर tan थीटा होता था। ये हट गया, 1 रह गया। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता था? सेक थीटा। तो ये क्या मिला आपको? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
ये दूसरी आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, हमने किससे डिवाइड किया था? बेस से डिवाइड किया है, और बेस से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? टेन थीटा, है ना, यहाँ सेक थीटा। क्या याद रखना है? क्या यहाँ बेस कभी जीरो हो सकता है? नहीं, है ना, क्योंकि अगर बेस जीरो हो जाएगा तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था किसी एक वीडियो में कि आप कभी भी बेस को जीरो नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एंड डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाता है तो मैथमेटिक्स इसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी कि बेस जीरो हो जाए, तब क्या होता था? जब बेस जीरो हो जाता था तो ये टेन थीटा, है ना, तो और हमने देखा था कि उस कंडीशन में जाके जब बेस जीरो होता था, हमने कुछ एक फॉर्मूले डिराइव किए थे और देखा था कि जब बेस जीरो होता था उस जगह पे जो एंगल बनता था, थीटा होता था, व्हेन b इक्वल्स टू जीरो। आपको याद होगा जब 90 के लिए हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेक की थी, जब बेस जीरो होता था तो उस टाइम पे थीटा 90 हो जाता था। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती थी? 90 हो जाती थी। तो कंडीशन क्या है कि यहां बेस की क्या वैल्यू होती है? ये हमने पहले पढ़ा हुआ था कि यहां ये इस क्वेश्चन में क्या बोला कि बेस जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि थीटा कितना नहीं होना चाहिए? थीटा। तो यहां लिख देंगे थीटा कैन नॉट बी 90 डिग्री। आप आगे पढ़ोगे कि और भी बहुत सारी वैल्यूज निकल के आती हैं जिनके लिए आइडेंटिटी वैलिड नहीं होती है, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी क्लास में समझ सकते हो कि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? 90 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि अगर थीटा 90 हो गया तो थीटा जब 90 होता था, एंगल जब 90 होता था, तो आपको करके बताया था कि एक इस तरीके से ट्रायंगल है और हम इस साइड को यहाँ पे ड्रॉ करते आते थे, बेस को धीरे धीरे कम करते लाते थे, और लास्ट में आके जब बेस जीरो हो जाता था, जब बेस को हम ख़त्म कर देते थे, तो थीटा कितना हो जाता था? 90 हो जाता था। और जब बेस जीरो हो गया, लेकिन जो इनइक्वलिटी जो आपका पाइथागोरस थ्योरम में जब आपने बेस से डिवाइड किया, जो आपका प्रोसीजर है, उसमें हमने क्या देखा है कि बेस जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और अगर डिनोमिनेटर में बेस आ गया तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो उस कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है। तो आइडेंटिटी थीटा जब 90 होगा तब वैलिड नहीं होगी। थर्ड देखते हैं अब, तीसरी आइडेंटिटी, फिर से लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। अभी तक हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये हट जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट एंड हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक। और इस बार किस चीज का ध्यान रखना है? परपेंडिकुलर जीरो नहीं होना चाहिए। और फिर से आप वापस उसी जगह पहुंचते हैं जब हमने साइन जीरो, कॉस जीरो एंड टेन को और सेक कोसेक जीरो की वैल्यूज फाइंड की थी। वहां हमने क्या देखा था कि जब हम एंगल को 90 कर देते थे, उस टाइम पे परपेंडिकुलर क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हर जगह ये आइडेंटिटी आपकी होल्ड करेगी, हर जगह आइडेंटिटी आपकी वैलिड है, लेकिन थीटा की वैल्यू जीरो होने पे ये आइडेंटिटी वैलिड नहीं होती है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिकॉज कॉट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोसेक जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे ये नॉट डिफाइन रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं निकल के आती हैं। चलिए एक बार तीनों को एक साथ लिख देते हैं, तीनों इनइक्वलिटीज को। पहली इनइक्वलिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड इनइक्वलिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा विद ए कंडीशन थीटा कैन नॉट बी 90। 90 नहीं हो सकता है थीटा, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा तो टेन 90 की कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइन होता है वहाँ। सेक 90 की भी कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइन होता है वहाँ। एंड थर्ड
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा विद ए कंडीशन थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉट 0 नॉट डिफाइन, कोसेक 0 नॉट डिफाइन। तो इन 3 आइडेंटिटीज के बेस पे आपके क्लास 10th में एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए।